आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी। और आज चर्चा का विषय है कि शेयर बाज़ार में मैं एक भारी बदलाव को महसूस कर रहा हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ ना बाज़ार में बदलाव आते रहते हैं। देखिए, पहले क्या था, कोविड के चलते जब समस्या आई, बाज़ार गिरा, तो सरकार का उद्देश्य था बाज़ार को चढ़ाना। तो एक प्रकार की आपने खड़ी तेज़ी देखी, आपने खड़ी तेज़ी देखी और करेक्शन आए नहीं, खास माइनर भी ढंग से नहीं आए, गिरता था फिर भाग जाता था, गिरता था फिर भाग जाता था। पर अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब से ये 15,500 के लेवल के आसपास पहुंच गया इंडेक्स हमारा निफ्टी 50, कि अब हम खड़ी तेज़ी नहीं देखेंगे। अब शेयर्स का रोटेशन होगा, साइड वाइज मूवमेंट होंगी और बाज़ार जल्दी जल्दी करेक्ट होगा। इसका एक उदाहरण इसी बार का हो गया। देखिए, इस बार जो है बाज़ार, अगर आप समझें, 12,650 तक गया, आपने 14,650 तक बाज़ार गया, जबकि बाज़ार ने अभी पीक रिसेंट का जो बनाया था, कितने का बनाया था? देखिए आप, बाज़ार ने पीक बनाया था 15,431 का और वो गिर के गया 14,651 के आसपास। यानी लगभग ऊपर से अगर आप देखेंगे 6 और 800 पॉइंट की करेक्शन हुई है। करेक्शन को समय भी कम लगा और उसने 800 पॉइंट की करेक्शन ली और फिर एकदम भाग खड़ा हुआ, 15,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। जबकि माइनर करेक्शन 1,000-1,500 पॉइंट की होनी चाहिए, वो जल्दी ही रिकवरी ले गया। और पिछली बार भी जो करेक्शन है वो 1,000 से ऊपर की हुई थी। अब एग्जैक्ट भूल जाता आदमी, इतनी सारी डेटा हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि सारे इंडिसेस अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, ठीक, कंपनीज़ का वैल्यूएशन बढ़िया हो गया। अब कंपनीज़ को अर्निंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइस अर्निंग रेशो देखेंगे इंडेक्स का तो बहुत हाई है। तो अब प्राइस अर्निंग रेशो कैसे कम होगा? वो ये ऐसे कम होगा कि कंपनी को अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आने पड़ेंगे, ताकि जो वैल्यूएशंस बन गई हैं उसको जो है सपोर्ट किया जाए। अब आप देखोगे सेक्टोरल गेम चलेगा, किसी भी एक सेक्टर को भगा देंगे। आजकल पब्लिक सेक्टर को भगाया हुआ है, भगाते जाएंगे, लोग एक्साइटेड होते जाएंगे, ऊपर के रेटों में फंस जाएंगे, छोड़ देंगे। आप देखो कितने सारे शेयरों को छोड़ा हुआ है। आप HCL को, इसको चेक करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, भाई साहब छोड़ दिया। 2600 का पीक बनाकर 2200 के नीचे धक्के खा रहा है, चढ़ता ही नहीं है। रिलायंस कितने दिनों बाद, महीनों बाद, दिनों तो गलत बोल गया, महीनों बाद, जो उसने अपना 2385 यानी 2400 के आसपास का पीक बनाया था, कुछ उसके आसपास आज 2200 के करीब पहुंचने की उसकी कोशिश बनी रही। कितने समय बाद, आप ये तो देखो ना, कितने समय बाद कर ही नहीं पा रहा, टिक ही नहीं पा रहा बाजार, शेयरों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा देखो TCS, देखो 3,000 से नीचे ले आए, 3300 चढ़ाया था, 3,000 से नीचे ले आए। HDFC AMC को देखो, पिछले राउंड में जो 3800 तक ले गए थे, अभी ये 3,000 के आसपास ही घूम रहा है। अब जैसे ये पिछले पीक को नहीं काटा, इसको भगा देंगे। अब आप बजाज फाइनेंस को देखो कितना चढ़ा दिया, बजाज फिनसर्व को देखो, इनको छोड़ देंगे सेटल होने के लिए। डिवीज़ लैब देखो 4,000 तक पहुंचा दिया था, फिर 3400 ले आए, फिर ले गए 4,000 तक, वापस 3400 ले आए। अब शेयरों में मतलब इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन कर दिया है कि अब रोटेशन होगी, शेयर किसी को ऊपर भगाएंगे, वो छोड़ देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ओवरऑल इंडेक्स पे अब ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी अब आप ये मान के चलो कि 15,500 से इंडेक्स आप सोचो कि बस अब 15,000 अब की बार भागेगा तो 16,000 हो जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, और 17,000 हो जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, 18,000 हो जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, 19, ऐसे नहीं चलेगा। अब जैसे 15,500 के आसपास इसने पीक बनाया ना 15,431 का, तो अब क्या होगा? हो सकता है 15,500 से लौटाए, हो सकता है 15,300 से लौटाए, हो सकता है 15,600 से लौटाए। मतलब आप ये मत सोचो कि अब नए नए बड़े बड़े मुकाम स्थापित हर बार होंगे, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे बाज़ार काफ़ी चमक चुका है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सरकार का समझिए। अब सरकार को नई तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। जैसे मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई ना, इंटरेस्ट रेट बहुत गिर गए, तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जैसे आपने देख रहा हो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स की सबकी जो है अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ? वैल्यूएशंस बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ? बैंक की जो सिक्योरिटीज़ पे लॉसेज हो गए उनको, क्योंकि वो मार्क टू मार्केट करना पड़ता है उनको। यानी अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो ये जो एकदम कहते हैं ना कि अब जो उसको वो गति नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हो, तो आपको बहुत वाइजली ट्रेड करना पड़ेगा। आपको
ईगल वाली निगाहें रखनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, बुल बन जाओगे तो ऊपर के रेट पे फंस जाओगे। कहते हैं ना, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो भाई ईगल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बुल बनोगे तो ऊपर के रेटों में फंस जाओगे, ठीक है ना, और ज़्यादा बेयर बनोगे तो खरीद ही नहीं पाओगे। समस्या देखिए ना, बाजार बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरेगा भी, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा चढ़ेगा भी नहीं, अब रेंज बाउंड चढ़ेगा। जैसे इस बार वो देखिए 2 करेक्शन कितनी जल्दी जल्दी आ गई। अगर आप चार्ट पे देखें, मैं भी दिखाऊंगा बाद में, निफ्टी 50 के चार्ट पे दोनों करेक्शन बहुत जल्दी जल्दी आ गए। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्शन बढ़ जाएगा, जब तक बाज़ार में अर्निंग्स नहीं बढ़ जाएंगी, थोड़ी प्राइस अर्निंग रेशियो कम नहीं हो जाएगी, फिर बाज़ार भागेगा। और इस दौरान एक खास बात बता दूं, एक मेजर करेक्शन भी आएगी जो 2 से 3,000 पॉइंट की होगी। हो सकता है उस मेजर करेक्शन के लिए ये भी हो बाज़ार के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अब भगाया है तो हो सकता है 17,000 खींच के फिर 14,000 पे ले आए, क्योंकि एक मेजर करेक्शन भी करनी है। तो ऑपरेटर्स को अपने हिसाब से पोजीशनें बनानी पड़ती हैं। रियलिटी अगर बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, एक अंदाज़ा सा बन जाता है। तो अब अगर हम समराइज़ करें तो हमने ये समझना है कि शेयर बाज़ार में कंपनी के शेयरों का ओवर वैल्यूएशन हो गया, सभी शेयर्स अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो ओवरऑल इंडेक्स का बहुत हाई है, इसलिए कंपनियों को अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि प्राइस इंडेक्स कम हो, ताकि ये लेवल प्राइसेस के सस्टेन कर सकें। सरकार का मार्केट के प्रति रवैया बदल जाएगा, सरकार को लगेगा, क्योंकि देखो कमोडिटी प्राइसेस भाग रहे हैं, इन्फ्लेशन आएगी तो उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी तो उनको मार्क टू मार्केट करने के लिए करना पड़ेगा, उसके प्राइसेस गिर जाते हैं जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के, बैंकों के उसके लॉसेज होंगे, तो बैंक जो इतना भाग रहे हैं उनकी भाग में फ़र्क आ जाएगा। और फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, मार्जिन्स पे असर पड़ता है, यानी ये साइकिल होता है, इकोनॉमिक्स का साइकिल है। तो कोविड के चलते जो इकोनॉमी सप्रेस हो गई थी उसके बेनिफिट अब हमें नज़र आ रहे हैं और इकोनॉमी भाग रही है, लेकिन ये चीज़ लगातार सारा वक्त नहीं बनी रह सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से, ध्यान से अब काम करना पड़ेगा। अब मैं बोलूँगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये मेरा ओवरऑल निष्कर्ष है। सरकारों का रवैया थोड़ा बदल जाएगा, सरकारों को इंडेक्स अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया हो गया। अब सरकारों को बैंकों को भी मजबूत करना है, बैंकों में कितने एनपीए पाइलअप हो चुके हैं, उन पे भी प्रेशर आएगा, उनकी भी न्यूज़ें निकलेंगी, एनपीए के रेगुलेशंस भी चेंज होंगे, तो इसके चलते आने वाले वक्त में भी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहूँगा संभल के काम करिए, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, क्योंकि मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा, जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब सपना। कैसा लगा है? अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो फटाफट लाइक दबाइए और अपना कमेंट दीजिए। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, और चर्चा की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट निफ्टी बैंक से। सामने आ गया भाई निफ्टी बैंक। देखेंगे तो आज जो पोजीशन ये है निफ्टी बैंक की कि वो ऊपर खुला और फिर सारा दिन गिरता रहा। समस्या समझिए, देखिए चार्ट देखिए आप। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अब थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। पिछली क्लोजिंग थी जो निफ्टी बैंक की वो थी 36,452 की। आज गैप अप ओपनिंग करता है साहब 36,763 पर, खुलते ही आज का पीक बना लेता है 37,232 का। उसके बाद आप चार्ट पे देखिए लगातार गिरता रहता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, और लास्ट में बिल्कुल लोअर लेवल्स पे पहुंच जाता है 36,494 का, और उसके आसपास ही 36,549 पर बाजार बंद होता है, जस्ट 96 पॉइंट चढ़कर 0.27% की बढ़त के साथ, छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चला जाता है। पर बात समझिए, बाजार बहुत ऊंचा खुला था, इसलिए सारा दिन गिरने के बावजूद भी पिछली क्लोजिंग से हल्का ऊपर बंद हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बातें ना छोटी बड़ी ध्यान देने वाली बातें, जैसे जैसे आप बाज़ार से जुड़ते जाएंगे ये बातें आपको देंगी एक आइडिया कि भाई सावधान हो जाइए। इसलिए इसके चलते आज मैंने बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी। आप आज की वीडियो को एंड में जब मैं बात करूंगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स, उसमें सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, जो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात आ चुकी है कि जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब
सपना। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो 12 में से 9 शेयर हरियाली में थे, 3 लालियाली में थे। टॉप पे आज इंडसइंड बैंक था, इसमें मैंने खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, और बॉटम पे आज आईसीआईसीआई बैंक था। देखिए दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, दोनों बड़े बैंक हैं, एक टॉप पे था एक बॉटम पे था। ये देखिए ये सब बातें हल्की हल्की हैं जो बता रही है वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अब सावधानी से गेम खेलनी पड़ेगी। अब चार्ट पे देखिए, आज की कैंडल कल की कैंडल से ऊपर बनी है पर लाल बनी है। नोट करिए ना, देखो ये सब बातें नोट करने वाली है। ऊपर की विक देखिए कितनी लंबी है, देखिए कितनी लंबी, नीचे की विक है ही नहीं। इसका मतलब बुल्स ने जब बाजार ऊपर पे खोला और ऊपर लेके गए, बेयर्स ने उनकी सारी गर्मी ठंडी कर दी और बाजार को नीचे ले आए। जहां खुला तो उससे नीचे बंद किया, जो लो लगाया था उसके आसपास ही बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं बेयर्स ने बुल्स की तेजी को ठंडा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कल बाजार गिर जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ऑपरेटर बहुत शातिर आदमी होता है, हम जो पोजीशनें बनाते हैं वो उसके उल्ट चलता है। तो हमें दोनों तरफ की केयर करनी है। मौका लगना है, जब बाजार भागता है तो भागने में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, गिरता है तो माल खरीद लेना। इस तरह के उल्टे काम अगर हम करेंगे तो ही कामयाबी मिल पाएगी। वैसे कैंडल की पोजीशन फर्स्ट क्लास है, अपर बोलिंजर बैंड में है, 50 डेज 200 डेज ईएमए से ऊपर है। अब आ जाइए एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट पे आप देख रहे हैं बेयरिश क्रॉसओवर में कमी आई है, आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से छोटा है। और अगर आप नीचे देखें आरएसआई वो स्टेबल सही है पर मजबूत है, 64 के लेवल पे है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक वैसे मजबूत है, लेकिन इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे लगाना ठीक नहीं है, फिर से करेक्शन छोटी बड़ी आ सकती है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50। देखिए वोलेटिलिटी से भरा हुआ निफ्टी 50, देख रहे हैं वोलेटिलिटी से भरा हुआ, कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है। जो मैंने शुरू में आपको बताया, एक ब्रीफ समरी दी कि बाजार की मूवमेंट्स कैसी होंगी, उस पर आप ध्यान दीजिए, कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है। डिटेल में समझते हैं। पिछली क्लोजिंग थी 14,982 की, साहब आज 15,000 से ऊपर खुलता है और एक पीक बनाता है, और वो पीक बनाता है 15,176 की, सबको गर्म कर देता है और फिर थोड़ी देर में गिरता है, स्टेबल रहता है, धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम बनाता है 15,065 का, सबकी गर्मी निकाल देता है। अब जैसे सबकी गर्मी निकलती है घबराते हैं वो, फिर भाग जाता है, फिर उसी पीक की तरफ बढ़ जाता है। जैसे लोग खुश होते हैं फिर धड़ाम से गिर जाता है, और फिर गिर के कहीं जहाँ नीचे के लेवल पे ही बंद होता है, ध्यान से देखिए, और बंद होता है जो ये 15,097 के लेवल पर, जहाँ पर इसने आज बॉटम बनाया था। कल के मुकाबले 115 पॉइंट चढ़कर 0.77 की बढ़त के साथ टाटा बाय बाय करके निकल लेता है। पर ये वोलेटिलिटी जो है इसी बात की तरफ संकेत कर रही है कि आपने रिलैक्स नहीं होना, आपका फ़र्ज बढ़ गया। आइए बात करते हैं, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, बिल्कुल चेंज है। देखिए टॉप के जो शेयर हैं वो सारे डिफरेंट शेयर्स हैं, मेटल के शेयर हैं, सरकारी शेयर हैं, ये वो शेयर हैं जो पहले चल नहीं रहे थे, उनका नामो निशान नहीं, और गिरने वाले वो शेयर हैं जो पीछे बहुत भागे थे। तो अब रोटेशन हो रही है, एक को चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा के छोड़ दिया, लटक गए लोग, दूसरे के पीछे लग गए, उसको छोड़ दिया, फिर लोग अपनी सेल परचेज करते रहते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान होते, धीरे धीरे रेट गिर जाता है, जब बहुत नीचे आ जाएगा फिर उसको चढ़ा देंगे। तो आज देखिए चढ़ने वाले शेयर थे 5% से ज़्यादा, आज 5 शेयर। सबसे ज़्यादा तेज़ी कोल इंडिया में देखने को मिली भाई साहब, 8% से ऊपर की, और गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज़्यादा गिरा हो, और 5% और 3% चढ़ने वाले तो बहुत सारे शेयर थे। अब टॉप के मैं 5 शेयर्स की बात करूं तो वह कोल इंडिया, यूपीएल, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, बीपीसीएल। गिरने वाले मैं टॉप बॉटम 5 की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, लार्सन, टाइटन और डिविजलर। अब आपको पेशेंस से काम करना, अगर आप ऊपर के लेवल पे फंस गए तो दुखी हो जाओगे। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। देखिए वही बात जो वहाँ नज़र आ था वो आज यहाँ नज़र आए। देखिए गैप के साथ बाजार खुला, आज फिर गैप रह गया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए क्या एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी इस बार फिट बैठेगी? आज की और कल की कैंडल में देखिए भारी गैप रह गया, और ये जो कैंडल है ध्यान से देखिए, आपको ये ग्रेवस्टोन डोजी जैसी नहीं लग रही है? ऊपर की विक लंबी है, नीचे की विक ना के बराबर, और बॉडी छोटी, थोड़ी सी बॉडी मोटी है पर कहीं ना कहीं ग्रेवस्टोन डोजी जैसी है, और ये तेजी में आता है तो मंदी का संकेत देता है। बहुत सारी बातें हैं अगर आप समझे, क्योंकि तेज तो है ही बाजार। अगर पिछली 3 कैंडलें देखोगे तेज है, ऊपर से आज तो बड़ा ज़्यादा कि एमकेजे गैप भी छोड़ के चला गया। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, वही वाली बात है, आज की वीक ऊपर की लंबी है, यानी बाजार बहुत ऊंचा खुला, बुल्स उसको और ऊपर ले गए, बेयर्स हावी हो गए, उन्होंने उनकी गर्मी ठंडी करी, नीचे ले आए, फिर भी वहाँ पर नहीं क्लोज कर पाए जहाँ पर ओपन था, उससे ऊपर ही बाजार बंद हुआ, ओपनिंग से ऊपर ही बंद हुआ, इसलिए आज की कैंडल हारी है। पर गैप है वो चिंता का विषय है।
तो अब आप देखिए चार्ट में, देखिए कुछ दिन पहले ही आया हुआ, थोड़े दिन पहले ही पुराना गैप, तब कितनी जल्दी जल्दी फॉल आ रहे हैं। अब वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, और हमें सावधानी से काम करना है। वैसे कैंडल की लोकेशन अच्छी है, अपर बोलिंजर बैंड हाफ वाले पार्ट में है, 50 दिन के और 200 दिन के EMA से खासी ऊपर है। अब बात करते हैं इसके MACD चार्ट की, तो इसमें भी वही स्थिति है, बेरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हुआ, आज का हिस्टोग्राम हरा है, कल से छोटा है। और नीचे RSI देखेंगे, उसमें भी मजबूती आई है, 59 के लेवल पर पहुंच गया। नोट करने वाली बात है कि बाजार ने गिरने में समय लिया और चढ़ा बड़ी तेज़ी से, तो ये मजबूती भी दर्शाता है कि बाजार तेज़ी से चढ़ा है, लेकिन ये चिंता भी दिखाता है कि अब लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इंडेक्स लेवल पर आप देखेंगे इतना ज़्यादा अब हम भाग नहीं पाएंगे जैसे खड़ी तेज़ी पहले दिखी, और शेयरों में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, शेयर बदले जाएंगे, रोटेशन के साथ चढ़ाए और गिराए जाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। थोड़ा बता दूं, आज वो मैं इस महीने की तो एक्सपायरी हो गई, तो मैं ऑप्शन का चेन एनालिसिस तो लेके आया नहीं है, पुट कॉल ऑप्शन चेन एनालिसिस, क्योंकि वो मैं मंथली लाता हूं। अब वो कल से लाऊंगा जब नई सीरीज़ शुरू हो जाएगी ना। और FIs DIs का डाटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आप शाम को एक बार टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट कर लिया करो। अब बात करते हैं आज के, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे मन में भय है। इस महीने मैंने रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग करी है, और आज भी एक रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग करी है। आज मेरा प्रॉफिट 2,16,000 के आसपास है। मैंने इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, गोल्ड एंड सफ़ायर में मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी है लगभग 6,000 की है। एमरल्ड और सफ़ायर में जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो एमरल्ड और सफ़ायर में प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो मैंने लगभग 90,000 की है। प्लैटिनम, रूबी, ओपल और बैरिल के जो प्लान है उसके अंदर मैंने 1,21,000 से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग की है। अब मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड एंड सफ़ायर के लिए मैंने 2 प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड किए, एमरल्ड और सफ़ायर के लिए 3 परचेजेज, 3 प्रॉफिट बुकिंग करी। प्लैटिनम, रूबी, बैरिल, ओपल के लिए मैंने एक ही आज कॉल बेची है। मेरी सारी प्रॉफिट बुकिंग पे मेरा ध्यान था। और जो मैंने अभी पीछे ओपल और बैरिल के ट्रेड लिए थे उसमें बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा हो रहा है, क्योंकि वो हमने करंट मार्केट प्राइस की इन द मनी वाली पुट्टे बेची थी और वो सारी की सारी आउट ऑफ मनी की तरफ भाग रही है, तो उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसमें बस रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, प्रॉफिट तो उसमें बहुत बढ़िया आता है। और मैंने इसके चलते पहले 10,000 पर डे का टारगेट रखा था, फिर 50,000 का किया था। अगर अब आप मुझे कहो आज्ञा दो, अगर आपको लगता है प्रभु आज्ञा दें और आपकी शुभकामनाएं आएँ, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रॉफिट का टारगेट आने वाले महीने में, इस नए मंथ के अंदर 75 से 1,000, 75 से 1 लाख, 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच की मैं सोच रहा हूँ। 50,000 से 1 लाख करते हुए थोड़ा डर लग रहा है कि इतना बड़ा टारगेट पता नहीं मैं अचीव कर भी ना पाऊँ, तो सोच रहा हूँ 50 से ऊपर 75 की तरफ पहले ध्यान देता हूँ, 2-4 दिन करके देखता हूँ, फिर पता चलेगा क्या होगा। आइए अब मैं आपको आज के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो भाई आज जो है मैंने डिफरेंट जहाँ मौका मिला अपना चौका लगाया। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा न्यूरेका का IPO लिस्ट हो गया था, इसमें मेरे को 71 शेयर का अलॉटमेंट आया था। 21 शेयर मैंने खुलते ही बेच दिए थे 623 रुपये के। उसके बाद ये सारा दिन अपर फ्रीज में रहा, 50 शेयर रह गए हैं जिसकी मैं प्रॉफिट बुकिंग कल करूँगा। ये गोल्ड के स्टूडेंट्स का प्लान है, मैं उनको बताऊँगा। फिर उसके बाद मैंने रिलायंस की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसके चलते लगभग 26,000 रुपये कमाए। फिर मैंने HDFC लाइफ के 100 शेयर बेचे 740 के लेवल पे, इसमें लगभग 17,000 का मुनाफा हुआ। फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक के 2 बार शेयर बेचे, एक बार 1105 में, एक बार 1118 पे। फिर मैंने उसको बाय पे भी लिखवाया था कि इंट्राडे हो जाएगा। मैं इंट्राडे अच्छे मार्जिन पे करता हूँ, छोटे मार्जिन पे नहीं, पर वो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, जिसके चलते इसमें मुझे लगभग 34-35,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद SBI लाइफ की एक पुट स्क्वायर ऑफ कर ली। लोग कह रहे थे सर आप अच्छे प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने 13,500 कमा लिया ना, मैं उसमें खुश हूँ। मैं ज़्यादा लालच करूंगा, पोजीशनें बनी रहेंगी, अचानक बाजार ने ट्विस्ट लिया तो मैं ट्विस्ट हो जाऊंगा। इसके चलते मैंने अपनी तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर HDFC AMC मेरी इन द मनी हो गई थी, पर मैंने बेचा हुआ था इसको हायर रेट पे, इसलिए मैंने 52 रुपये पे स्क्वायर ऑफ जब किया, 70 पे बेचा हुआ था, 52 पे स्क्वायर ऑफ किया तो इसमें मुझे 3600 बचे। ये मेरी इन द मनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें प्रॉफिट हुआ है। फिर MGL देखा, आज भागा था, आपने देखा 1195 में बेच डाला, जिसके चलते अगर मैनेजरियल प्रॉफिट देखोगे तो 3200 के आसपास है। बुक में प्रॉफिट 37,500 के आसपास आएगा। मैनेजरियल प्रॉफिट का मतलब होता है रिसेंटली जब मैंने खरीदा था तो कितने का खरीदा था, अब कितने का बेचा है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, बुक्स में तो पहले वाला बिकता है ना, जो पुराना खरीदा हुआ होता है, उसके हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पुराने सस्ते खरीदे हुए हैं। उसके बाद एक गोल्ड का ट्रेड और किया था, UTI AMC की जो IPO में अलॉटमेंट आई थी, इसमें खुलता तो डिस्काउंट पे था, लोगों ने बेच दिया था, खत्म कर दिया था। मेरे पास ढेर अलॉटमेंट आई थी, मैं सब्र से बैठा रहा और आज मैंने इसको बेचा है। कितने पर इसको बेचा है?
599 रुपये 20 पैसे। कितना प्रॉफिट हुआ था इसमें जी UTI AMC में? 1215 का इसमें प्रॉफिट कमाया। ये अलग अलग अकाउंट में आ गए थे तो मैं वहाँ से बेच रहा हूँ। फिर मैंने रिलायंस की एक पुट जो 6 रुपये 10 पैसे रह गया था, ऑल दो सब कह रहे थे ये तो अब आउट ऑफ मनी हो जाएगी, इसको मत बेचो, ये 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने कहा बाढ़ में गया 6 रुपये का प्रॉफिट, भैया बाजार कहीं ट्विस्ट ले गया तो मैं ट्विस्ट हो जाऊंगा। इसकी प्रॉफिट बुकिंग करी लगभग 11,500। फिर एशियन पेंट पे तो मैडम भी कह रही थी इतनी जल्दी बेच दिया। मैंने कहा भाई बाजार कुछ भी कर सकता है, जहाँ मुनाफा दे रहा है उसे बुक करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है। अगर मैं लालच करूँगा, मैंने बेच दिया बोल जाता हूँ कि भाई स्क्वायर ऑफ करता हूँ ना, खरीद लिया। अब मैंने कहा मैं भी अगर लालच करूँगा तो मैं स्टूडेंट्स को खास पढ़ाऊँगा, वो कहेंगे सर खुद तो लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं बाजार को देखकर। मैंने कहा प्रॉफिट बुकिंग सोचिए तो कर लो, ये ठीक ठाक लग रहा है फिर बेच लेंगे। फिर मैंने इंडसइंड बैंक की जब करी तो भाई साहब मैं बोल नहीं सकता कितने स्टूडेंट नाराज होकर मैडम ने भी मुंह फुला लिया। कहते 1100 रुपये का रेट चल रहा है इंडसइंड बैंक का। मैंने कहा हाँ चल रहा है। आप 900 की पुट स्क्वायर ऑफ कर रहे हो? मैंने कहा हाँ कर रहे हो। अरे ये तो आउट ऑफ मनी जाएगी, 7 रुपये की पुट है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 6300 रुपये का प्रीमियम है, आप इसको छोड़ रहे हो। मैंने कहा भाड़ में गया, मैंने 940 की बेची हुई है, 1000 कितनी बड़ी बड़ी ऊपर की पुट्टें बेची हुई हैं, मैं लगा लूँगा उसमें MKJ खतरों के खिलाड़ी। भैया इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा, एक 7 रुपये के चक्कर में मैंने इतनी महंगी खरीदी है, 40,500 का प्रॉफिट बुक हो रहा है। अभी इंडसइंड बैंक 100 रुपये गिर गया, सारा का सारा इसका प्रीमियम 7 से बढ़ के 20 रुपये हो जाएगा। मैंने ना मैं तो बेचूंगा। तो कितने स्टूडेंट्स ने मना कैसे ऐसे स्क्वायर ऑफ मत करो, आप अब हमारे को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए अपना नुकसान करो। मैं कोई नुकसान नहीं है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब फिर मुथूत की भी करी यही बात, मुथूत के लिए लोग शोर मचा रहे थे, 1300 का शेयर 1000 की पुट स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, 6 रुपये 10 पैसे पे आप नुकसान कर रहे हो। मैंने कहा मुझे बच गए ना, 2 पुट्टे बेची है, एक ही कर रहा हूँ, 21,000 रुपये बच गए, बाकी यार और थोड़े रेट गिरेंगे तो दूसरी कर लूँगा, पर करूँगा जरूर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये जो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ना, अपने आप को कहना पड़ता है अरे मनोज लालच ना कर, अरे मनोज ज़्यादा मत शेयर बाजार पर विश्वास कर, प्रॉफिट बुक कर ले। रोकना पड़ता है, एंकरेज करना पड़ता है, रोकना पड़ता है कि ग्रीड से एंकरेज करना पड़ता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यही कहना अरे ठोक दे ला प्रॉफिट, ठोक ले प्रॉफिट, ठोक ले, समझाना पड़ता है, बुक कर ले प्रॉफिट, बुक कर ले प्रॉफिट। अब आप बताइए आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो ये जो मैं ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ इसके बारे में आपका क्या विचार है। और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, सब चीज़ों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, उसको ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ अगर व्हाट्सएप पे सीखना चाहो तो उसके लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 फ़ोन नंबर है। मेरी टीम को कॉल या व्हाट्सएप करिए। टेलीग्राम पे मत करिएगा, टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है, वहाँ फेक चैनल खुले हुए हैं, पैसे पूसे ले लेंगे। मैं किसी को कोई टिप नहीं देता, मैं वीडियोस देता हूँ, एजुकेशन देता हूँ और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बताता हूँ और करके दिखाता हूँ कि देखो अच्छे लेवल पे भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट छोड़ देते हैं प्रॉफिट बुक करने के लालच में। कैसा लग रहा है? और आपको अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे ज़रूरी बात, बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करो, इस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है डेली। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के राजा नहीं बादशाह बने।